वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम मृत्युंजय सिंह, टीजीटी सोशल साइंस, केंद्रीय विद्यालय मशरक। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सोशल साइंस ऑनलाइन क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस सेकेंड लेसन ऑफ ज्योग्राफी क्लास 9, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। Dear students, in this lesson, we will study about physical features of India. We will study about Himalaya. We will study about northern plain, um, peninsular plateau, coastal plains, and islands. Let's start the discussion. डियर स्टूडेंट्स, यदि हम इंडिया की बात करें तो जो इंडिया है, इंडिया इज़ ए लार्ज लैंड मास and formed during the different geological periods which has influenced her relief. यदि भारत की बात की जाए तो भारत का जो एक विस्तृत क्षेत्र है, तो इसका जो निर्माण हुआ है या बहुत ही लंबा समय इसमें लगा है, ये डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स में इसका निर्माण हुआ है। और भारत का जो और इस निर्माण के कारण से जो इसका जो रिलीफ है, जो इसमें लैंड स्ट्रक्चर्स हैं, इस पे भी इसका प्रभाव रहा है। यदि हम भारत के निर्माण की जो भारत का जो लैंड मास है, इसके फॉर्मेशन की थियरीज पे डिस्कस करें तो देयर आर डिफरेंट थियरीज, बट सम थियरीज आर फुल प्रूफ एंड वी कैन से दैट वाइडली एक्सेप्टेबल। तो इन सभी थियरीज में एक थियरी है प्लेट टेक्टोनिक थियरी. Earth scientists have attempted to explain the formation of physical features with the help of some theories based on certain evidences. One of such possible theories is theory of plate tectonic. According to this theory, the crust upper part of Earth has been formed out of 7 major and some minor plates. The movement of plates result in building up of stretches within the plates and continental rocks above the leading to the folding, faulting and volcanic activities. तो यदि हम बात करें इंडियन लैंड मास की, तो इसमें इंडियन लैंड मास के फॉर्मेशन पे जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, जो नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है, पेनिनसुलर प्लेटो का फॉर्मेशन हुआ है, बहुत सारी थियरीज इसमें हैं। तो इस सभी थियरीज में जो प्लेट टेक्टोनिक थियरी है सबसे महत्वपूर्ण है और प्रामाणिक है। तो यदि हम प्लेट टेक्टोनिक थियरी की बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी के अकॉर्डिंग जो क्रस्ट है, जो अर्थ का अपर पार्ट है, इसका फॉर्मेशन जो हुआ है, ये जो 7 अर्थ के अंदर, अर्थ के इनसाइड में जो प्लेट्स हैं, जो 7 मेजर प्लेट्स हैं और सब माइनर प्लेट्स हैं, इनके कारण से हुआ है। और जो अर्थ पे जो भी चीज़ें दिखती हैं हमें, चाहे वो माउंटेन हो, प्लेटो हो, जो हिली रीजन्स हैं, जो आपके वैलीज़ दिखते हैं, जो फॉल्ट्स दिखते हैं, इन सभी का फॉर्मेशन क्रस्ट पे जो भी लैंड स्ट्रक्चर है, इसका फॉर्मेशन इन्हीं प्लेट्स के कारण से ही हुआ है। तो क्योंकि ये प्लेट्स जो हैं अर्थ के अंदर मूव करती रहती हैं, इनका मूवमेंट होता रहता है और इनके मूवमेंट्स के कारण से तो डिफरेंट लैंड स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, जैसे फोल्ड्स बन जाते हैं, फॉल्ट बन जाते हैं और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जितनी भी आपको चीज़ें दिख रही हैं, आपको अर्थ क्रस्ट पे दिखती हैं, तो इन सब के पीछे, इन सब के फॉर्मेशन के पीछे, इन सब का कारण जो है प्लेट्स के मूवमेंट्स हैं। द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग ऑफ द स्ट्रेचेस विद इन द प्लेट्स एंड कॉन्टिनेंटल रॉक्स हैव लीडिंग टू द फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखिए प्लेट मूवमेंट्स के कारण से फोल्ड्स का निर्माण होता है, फॉल्ट का निर्माण होता है, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अब हम प्लेट मूवमेंट की बात करें तो हमने अभी इसके पहले प्लेट मूवमेंट की बात कर रहे थे कि प्लेट मूवमेंट के कारण ही डिफरेंट लैंड स्ट्रक्चर्स का, डिफरेंट टेरेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्लेट, कौन कौन सी प्लेट मूवमेंट्स हैं? तो 3 टाइप की प्लेट मूवमेंट्स होती हैं। तो प्लेट मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो पहला जो प्लेट मूवमेंट है वो आपका कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट होता है। कन्वर्जेंट मूवमेंट में क्या होता है कि 2 प्लेट्स होती हैं, 2 अलग अलग प्लेट्स जब एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो उसे हम कन्वर्जेंट मूवमेंट कहते हैं। आप एग्जांपल के तौर पे आप अपनी कॉपी को लीजिए, 2 कॉपी लीजिए, 2 नोटबुक लीजिए और उनको रखिए, तो एक दूसरे की तरफ वो मूव करेंगी। जब आप प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी तो उसे हम क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट मूवमेंट कहेंगे। तो और इनके कारण से कन्वर्जेंट बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है।
क्लियर। तो यहाँ पे पहले फिगर में देखिए, इन दिस फिगर, तो यहाँ पे एरो बना हुआ है, तो ये दो प्लेट हैं, पहला प्लेट ए, दूसरा ये, तो दोनों ही प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, इसको हम कन्वर्जेंट मूवमेंट कहते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो कोलिजन होता है, कोलिजन के कारण से कभी कभी फोल्ड्स बन जाते हैं, ठीक, फोल्ड बन जाता है, फोल्ड हो जाता है, तो इससे और कन्वर्जेंट बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है। दूसरे टाइप का जो मोमेंट है इसको हम डाइवर्जेंट मोमेंट कहते हैं। यहाँ पे दो प्लेट हैं, यहाँ पे एरो भी बना हुआ है, दोनों ही प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, देखिए एक एरो इधर है, दूसरा एरो इधर, तो दोनों ही प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसे हम डाइवर्जेंट मोमेंट कहते हैं और इसके कारण से डाइवर्जेंट बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है और इनके कारण से फॉल्ट का निर्माण होता है, क्योंकि जब दोनों ही प्लेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो बीच का जो एरिया होगा वो वहाँ पे फॉल्ट बन जाता है, एक क्या होता है, एक डिप्रेशन हो जाता है, एक गड्ढा बन जाता है। तीसरा जो मोमेंट है, तीसरे मोमेंट में ना ही प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, ना ही एक दूसरे के विपरीत मूव करती हैं, बल्कि वो हॉरिजेंटली मूव करती हैं। यहाँ पे एरो भी बना हुआ है, आप देखिए यहाँ पे प्लेट्स हॉरिजेंटली, एक इधर दूसरा इधर, तो इस तरह के मोमेंट को हम हॉरिजेंटल मोमेंट कह सकते हैं और इसके कारण से ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तीन तरीके की प्लेट मूवमेंट्स हैं। पहला है कन्वर्जेंट मूवमेंट, जिसके कारण से कन्वर्जेंट बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है आपका डाइवर्जेंट मूवमेंट, जिसके कारण से डाइवर्जेंट बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है। और तीसरा है हमारा हॉरिजेंटल मूवमेंट है, हॉरिजेंटल मूवमेंट के कारण से क्या होता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है। तो इन तीनों ही तरह के मूवमेंट्स के कारण से डिफरेंट लैंड स्ट्रक्चर, क्रस्ट पे जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं, जो भी फीचर्स आपको दिखते हैं, चाहे वो माउंटेन हो, आपका प्लेटो हो, प्लेन हो, आपका फॉल्ट हो, तो इन सब के पीछे इन सब का जो रीज़न है इन प्लेट मूवमेंट्स ही हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंडमास की बात करते हैं। तो जो इंडियन लैंडमास का जो निर्माण हुआ है, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस रहा है, तो अब इसको हमें समझना है, इस थियरी को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम जानते हैं कि जो हमारा जो अर्थ है ये 7 कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले इस तरह के 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, बल्कि एक ही कॉन्टिनेंट था जिसको पैंजिया कहा जाता था। यहाँ पे आप समझिए, पैंजिया। इस फिगर में आप देखेंगे कि इसमें डिफरेंट आपके कॉन्टिनेंट्स आपको नहीं दिख रहे होंगे। इसमें ना आपको नॉर्थ अमेरिका अलग दिख रहा है, साउथ अमेरिका भी अलग नहीं दिख रहा है, अफ्रीका भी अलग नहीं दिख रहा है, यूरेशिया जिसको यूरोप और एशिया हम कह रहे हैं ये भी नहीं अलग दिख रहा है, और ऑस्ट्रेलिया भी अलग नहीं है, ईस्ट अंटार्कटिका भी अलग नहीं है। तो मतलब कि ये पूरा का पूरा एक लैंड मास था, पूरा का पूरा एक एरिया जिसको एक कॉन्टिनेंट में था पूरा, जो लैंड पार्ट था अर्थ का केवल एक ही था, जिसको हम पैंजिया कहते थे। तो ये पैंजिया पहले अलग अलग भागों में डिवाइड नहीं था, बल्कि एक ही था। लेकिन पैंजिया में क्या होता है कि पैंजिया में कन्वेंशनल करंट्स के कारण से, क्योंकि प्लेट्स अंदर थी, इन प्लेट्स मूवमेंट के कारण से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि देयर आर डिफरेंट प्लेट्स इनसाइड द अर्थ, तो इन प्लेट्स में मूवमेंट होता रहता है। तो इन प्लेट्स के मूवमेंट के कारण से पैंजिया में हलचलें होती हैं, इसमें करंट के कारण से पैंजिया अलग हो जाता है 2 भागों में। तो पैंजिया 2 भागों में जब अलग होता है तो एक भाग नॉर्थ की तरफ चला गया, दूसरा भाग साउथ की तरफ चला आया, तो बीच का भाग जो था उसको टेथिस कहा गया, टेथिस सी। और टेथिस सी पैंजिया को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें नॉर्थ पार्ट में जो पैंजिया का पार्ट था उसको अंगारा लैंड कहा गया, अंगारा लैंड कहा गया, और जो भाग नॉर्थ की तरफ चला आया उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो पैंजिया पहले केवल एक ही लैंड मास था, वो 2 भागों में डिवाइड हो गया, किसके कारण से, प्लेट मूवमेंट्स के कारण से। जो नॉर्थ की तरफ पार्ट गया उसको अंगारा लैंड, जो साउथ की तरफ आया उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। तो और जो बीच का हिस्सा था, दोनों के अलग होने के बाद जो बीच का हिस्सा था उसको टेथिस सी कहा गया, पूरा एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, जिसको हम एक बड़े गड्ढे के रूप में हम कह सकते हैं, जिसको ज्योग्राफी की लैंग्वेज में जियोसिंक्लाइन कहा जाता है, भूसन्नति कहा जाता है, जियोसिंक्लाइन। तो उसको जो हमारे अर्थ साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको टेथिस सी कहा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो पैंजिया 2 भागों में डिवाइड हो गया,
तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इंडियन लैंड मास था, जो इंडिया है आज हमारा जो भारत देश है, वो किस लैंड मास का पार्ट था, अंगारा कि गोंडवाना। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो इंडियन लैंड मास था वो किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड मास का पार्ट था। ओल्डेस्ट लैंड मास पेनिनसुलर पार्ट, जो भारत का जो ओल्डेस्ट लैंड मास है पेनिनसुलर पार्ट है, जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, जो दक्षिण भारत है, वो बहुत ही ओल्डेस्ट लैंड मास है इंडिया का, वो किसका पार्ट था, वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। तो अब आप देख सकते हैं कि गोंडवाना लैंड में कौन कौन से पार्ट शामिल थे, जिसमें इंडिया शामिल था, आपका ऑस्ट्रेलिया था, साउथ अफ्रीका था, साउथ अमेरिका था, अंटार्कटिका, ये सभी किसके पार्ट थे, गोंडवाना लैंड के। और यदि हम अंगारा लैंड की बात करें तो अंगारा लैंड में कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी, जिसमें आपका नॉर्थ अमेरिका था, यूरोप है, हम एशिया कह सकते हैं, एशियन पार्ट जो था, ये सभी किस में थे, आपके अंगारा लैंड में। अब जाहिर सी बात है कि पैंजिया दो भागों में डिवाइड हो गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड में भी जो प्लेट्स थीं उनमें भी मूवमेंट हो रहा था, फिर से मूवमेंट हुआ, जिसके कारण से मूवमेंट होने के कारण से जो करंट्स क्रिएट हुई, कोई चीज़ मूव कर रही है तेज़ी के साथ तो उसके कारण से करंट्स क्रिएट होती थी। तो और उस करंट के कारण से क्या हुआ कि फिर से गोंडवाना लैंड में ड्रिफ्टिंग हुआ, उसका डिवीज़न हुआ। तो डिवीज़न होने के कारण से देखिए, conventional current split the crust into number of pieces, thus leading to the drifting of Indo-Australian plate after being separated from Gondwana land towards north। तो फिर से जब प्लेट मूवमेंट्स हुई गोंडवाना लैंड में, तो गोंडवाना लैंड में फिर से एक डिवीज़न हो गया। उस डिवीज़न में जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, एक प्लेट थी गोंडवाना लैंड की इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, वो खिसक कर किधर चली गई, नॉर्थ की तरफ चली गई। गोंडवाना लैंड किधर था, साउथ की तरफ, लेकिन जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो किधर चली गई, नॉर्थ की तरफ चली गई। अब आज आप देखिए तो देखेंगे आप कि जो इंडिया है, इंडिया किधर है, नॉर्थ की तरफ है। यदि हम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका या हम साउथ अमेरिका की बात करें, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो हम देखेंगे ये सभी क्या हैं, साउथ की तरफ हैं, लेकिन इंडिया किधर है, नॉर्थ की तरफ है। तो ये किस कारण से हुआ था, क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी जिस पे इंडिया लोकेटेड है, तो ये किधर चली गई थी, नॉर्थ की तरफ चली गई। और नॉर्थ की तरफ जाने के बाद ये अंगारा लैंड के यूरेशियन प्लेट से, अंगारा लैंड नॉर्थ की तरफ है जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, तो अंगारा लैंड में एक प्लेट थी यूरेशियन प्लेट, जिससे ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाके क्या होती है, टकरा जाती है। क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किधर मूव कर गई थी, नॉर्थ की तरफ मूव कर गई थी। तो उसके टकराने के कारण से जो सेडिमेंट्स निकले, जो टुकड़े निकले, वो टुकड़े कहाँ पे आकर बैठ गए, टेथिस सी में। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को कौन अलग करता है, टेथिस सी, जिसको हम जियोसिंक्लाइन कहते हैं, एक बड़ा गड्ढा कहते हैं। तो जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ की तरफ खिसकी और वहाँ पे वो जाके अंगारा लैंड की, जो एक बहुत ही बड़ा लैंड मास था, ठीक पैंजिया का ही पार्ट था, वहाँ पे एक प्लेट थी यूरेशियन प्लेट, वहाँ से वो जाके उससे टकरा जाती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और जिसके कारण से, उसके टकराने के कारण से जो टुकड़े निकले, वो टुकड़े कहाँ पे आके बैठ गए, जियोसिंक्लाइन टेथिस सी में। टेथिस सी जो सागर था, बहुत ही बड़ा गड्ढा था, वो धीरे धीरे भरता गया, इन्हीं पत्थरों से, इन्हीं टुकड़ों से भरता गया, और जब भर गया तो उसमें एक हलचल हुई, एक ड्रिफ्टिंग हुई, क्योंकि वो भी किसी न किसी प्लेट पे था। तो उसमें हलचलों के कारण से उसमें फोल्ड्स बन गए, और उन्हीं फोल्ड्स से किसका निर्माण होता है, हिमालयन माउंटेन का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे है, नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इनटू कोलिजन ऑफ प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। ड्यू टू दिस कोलिजन सेडिमेंट्री रॉक्स which were accumulated in geosyncline known as tethys were folded to form the mountain system of Western Asia and Himalaya। इस प्रकार से हमने देखा कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसमें जो हिमालयन के फॉर्मेशन में जो सबसे कॉन्क्रीट थियरी है वो प्लेट टेक्टोनिक थियरी है। प्लेट टेक्टोनिक थियरी में आपने देखा किस प्रकार से प्लेट की मूवमेंट्स के कारण से डिफरेंट लैंड स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट जो
हम कह सकते हैं टेरेन्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ। फिर से मैं आपको इस पूरे प्रोसेस को रिवाइज कर दूं। पहले पूरा जो अर्थ दो भागों में था, एक वाटर पार्ट था, एक आपका सॉलिड पार्ट था जिसे पैंजिया कहा गया। तो अर्थ के सॉलिड पार्ट को पैंजिया कहा गया। पहले ये पैंजिया जो था डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड नहीं था, पहले पूरा का पूरा सॉलिड पार्ट एक ही था जिसको पैंजिया कहा गया। पैंजिया में हलचलें हुई, प्लेट मूवमेंट्स हुए। प्लेट मूवमेंट के कारण से पैंजिया दो भागों में बटा, अंगारा लैंड नॉर्थ में और साउथ में गोंडवाना लैंड। जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अंटार्कटिका जो ये सभी थे, ये गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। गोंडवाना लैंड में फिर से एक बार हलचल होती है कन्वेक्शनल करंट्स के कारण से, जिसके कारण से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टूटकर अलग हो जाती है और नॉर्थ की तरफ चली जाती है और नॉर्थ की तरफ मूव कर जाती है। और नॉर्थ की तरफ मूव करने के कारण से वहाँ पे वो यूरेशियन प्लेट से, जो कि यूरेशियन प्लेट किसका पार्ट है, अंगारा लैंड का पार्ट है, और उससे वो टकरा जाती है। टकरा जाने के कारण से उससे जो सेडिमेंट्स निकलते हैं, सेडिमेंट्स को हम क्या कह सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े पत्थरों के, वो पत्थर के टुकड़े, वो छोटे छोटे टुकड़े टेथिस सी में। टेथिस सी कैसे बना था, जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बना तो अंगारा लैंड नॉर्थ की तरफ चला गया और गोंडवाना लैंड साउथ की तरफ। जो बीच का पार्ट था, जो खाली पार्ट था, वो उसको टेथिस सी कहा गया, एक बड़ा गड्ढा, और ये छोटे छोटे टुकड़े उसी गड्ढे में भरते गए। ये प्रोसेस बहुत ही लंबा चला, करोड़ों वर्ष लग गए इसको। धीरे धीरे जब भर गया तो उसमें फिर से दबाव के कारण से प्लेट मूवमेंट्स हुई। प्लेट मूवमेंट के कारण उसमें फोल्ड्स हो गए। फोल्ड्स के कारण से डिफरेंट माउंटेन सिस्टम का निर्माण हुआ, जिसमें हिमालय भी शामिल है। यहाँ पे आप देखिए यूरेशिया, यहाँ पे आप देखिए डिफरेंट प्लेट्स हैं, जिसमें आपका यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। तो देयर आर डिफरेंट, तो 7 मेजर प्लेट्स हैं और बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं। अब हम फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे। यदि हम फिजिकल फीचर्स की बात करें तो भारत के फिजिकल फीचर को समझने के लिए भारत का जो फिजिकल डिवीज़न है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो भारत का जो फिजिकल डिवीज़न है, ये 6 भागों में हुआ है। भौतिक रूप से भारत को 6 भागों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक रूप से भारत को 6 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हिमालयन, सबसे नॉर्थ में, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन, तीसरा पेनिनसुलर प्लेटो, चौथा इंडियन डिजर्ट, पांचवा कोस्टल प्लेन, छठवां द आइलैंड्स। तो इस प्रकार से हमने 6 डिवीजन्स भारत के यहाँ पे पढ़े। यहाँ पे आप देखिए नॉर्थ में ये हिमालयन, इसके बाद प्लेन, ये पेनिनसुलर प्लेटो, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स, तो इस प्रकार से, और इंडियन डिजर्ट। तो इस प्रकार से 6 डिवीज़न है। फिर से एक बार आप देख लीजिए यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट ये हिमालयन पूरा फैला हुआ है। नॉर्थ में हिमालय के साउथ में, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट। तो इस प्रकार से नॉर्थ में क्या है, हिमालयन, जो कि वेस्ट टू ईस्ट फैला हुआ है। इसके बाद आपका इंडियन प्लेन, फिर इंडियन प्लेन के साउथ में पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद वेस्ट और ईस्ट में कोस्टल प्लेन, एंड इन वेस्ट आपका ग्रेट इंडियन डिजर्ट और आइलैंड्स। तो इस प्रकार से भारत के जो डिवीजन्स हैं आपने देखा। अब हिमालय के बारे में हम पढ़ते हैं कि हिमालय का जो डिवीज़न है किस प्रकार से है। यदि हम हिमालय की बात करें तो हिमालय जो माउंटेन रेंज है, माउंटेन है, तो ये सबसे यंग स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हैं। हिमालय का निर्माण सबसे नया हुआ है और हिमालय का जो निर्माण है ये अभी भी जारी है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन इज स्टिल गोइंग ऑन, एंड Himalayas are geologically young and structurally fold mountain which stretches over northern border of India। यदि हिमालय की बात की जाए तो हिमालय जो सबसे एक कह सकते हैं कि नया और यंग फोल्ड माउंटेन है, जो कि भारत के नॉर्थ में
फैला हुआ है। दीज माउंटेन रेंजेस रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। यदि हम हिमालय की बात की जाए तो हिमालय माउंटेन जो है ये वेस्ट में इंडस से लेकर ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर तक पूरा फैला हुआ है। तो इस प्रकार से वेस्ट टू ईस्ट पूरा इसका एक्सटेंशन है। यदि इसकी लेंथ की बात की जाए तो इसका लेंथ लगभग 2400 किलोमीटर है और इसकी विड्थ जो है वैरी करती है। कश्मीर में मतलब वेस्ट में इसकी विड्थ लगभग 400 किलोमीटर है, जो कि ईस्ट में आते आते इसकी विड्थ बहुत ही कम हो जाती है, इसकी चौड़ाई बहुत कम हो जाती है, लगभग 150 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से हम देखें तो हिमालय जो है इसकी जो लेंथ है 2400 किलोमीटर और विड्थ 4000 से लेकर लगभग 150 किलोमीटर तक है। क्लियर। अब हम हिमालय के लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न की बात करेंगे। उसके चार जो उसके तीन जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स हैं इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भारत का जो सबसे नॉर्थ में जो रेंज है उसको हम ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसको हम हिमाद्री भी कहते हैं, जिसको हम सर्वोच्च या बृहद हिमालय भी कहते हैं। तो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज इनर हिमालय और द हिमाद्री। इट इज़ मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टेस्ट पीक्स with an average height of 6000 meter. It consists of all prominent Himalayan peaks. यदि हम ग्रेट हिमालय की बात करें तो यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, सबसे लगभग लॉफ्टेस्ट रेंज है, जिसकी लगभग जो एवरेज हाइट है 6000 मीटर है। कितनी है? 6000 मीटर। और इसकी चौड़ाई लगभग 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर तक है। तो इस प्रकार से देखें तो जो हमारा ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है और इसकी जो एवरेज हाइट है लगभग 6000 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है लगभग 120 से लेकर 190 किलोमीटर तक है। और यदि हम बात करें जो जितने भी हिमालय की प्रोमिनेंट्स मुख्य शिखर हैं, मुख्य जो चोटियां हैं, इसी रेंज में शामिल हैं, जिसमें आपका माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई लगभग 8848 मीटर है, 8848 मीटर है, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट, नामचा वरवा, जो बहुत ही प्रोमिनेंट जो आपके हिमालय की चोटियां हैं, ये किस में शामिल हैं? ये ग्रेट हिमालय में शामिल हैं। ग्रेट हिमालय के साउथ में अब आता है हिमाचल हिमालय, जिसको हम लेसर हिमालय भी कहते हैं। तो लेसर हिमालय की बात करें तो लेसर हिमालय, जिसको हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो औसत ऊंचाई है लगभग 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है और इसकी जो एवरेज विड्थ है, इसकी चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर है। तो यदि हम देखें तो इसकी हाइट ग्रेटर हिमालय, इस रेंज में जो भी जो पीक्स हैं इनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, तो इस रेंज की जो हाइट है ये ग्रेटर हिमालय से कम है, जो लगभग 3700 से 4500 मीटर तक है। तो लगभग यदि हम बात करें तो लेसर हिमालय में बहुत सारे फेमस हिल स्टेशंस हैं, जिसमें कांगड़ा और कुल्लू वैली भी है। तो इस श्रेणी में जो महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, महत्वपूर्ण जो आपके पीक्स हैं, इसमें पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नाग टीबा, महाभारत रेंजेस हैं। और ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू है, कांगड़ा घाटियाँ मिलती हैं, जो कि बहुत ही दर्शनीय स्थल हैं। और यहाँ पे कुछ घास के मैदान भी हैं, जिसे डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट नेम से जाना जाता है। जैसे कश्मीर में इन्हें मर्ग कहा जाता है। तो जैसा आपने सुना होगा गुलमर्ग, सोनमर्ग, जो कि बहुत ही फेमस हैं, और उत्तराखंड में इनको बुग्याल या प्यार कहा जाता है। तो लेसर हिमालय में कुछ घास के मैदान भी मिलते हैं, जहाँ पे लोग जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं अपने जानवरों को ले जाते हैं। तो इससे कश्मीर में मर्ग कहा जाता है और उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है। तो लेसर हिमालय अपने पर्यटन स्थलों के लिए बहुत ही फेमस है, जैसे मैंने आपको बताया जो फेमस हिल स्टेशंस हैं इसमें पाए जाते हैं, जिसमें शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी,
दार्जिलिंग, बहुत सारे हैं, और कांगड़ा। तो इस प्रकार से लेसर हिमालय टूरिज़्म के लिए बहुत ही फेमस है। अब हिमाचल हिमालय के साउथ में या लेसर हिमालय के साउथ में कौन सा रेंज है? शिवालिक हिमालय, जो कि हिमालय की सबसे साउथेस्ट रेंज है, सबसे दक्षिण में स्थित रेंज है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक। दे एक्सटेंड ओवर विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एल्टीट्यूड वैरिंग बिटवीन 900 मीटर टू 1100 मीटर। दिस रेंज इज़ फेमस फॉर डून्स लाइक देहरादून, कोटली दून। तो यदि हम बात करें शिवालिक हिमालय की, तो शिवालिक हिमालय जो है ये सबसे दक्षिण में है, और शिवालिक हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में बहुत सारी वैलीज़ हैं, जिसमें काठमांडू घाटी बहुत ही फेमस है। और इस तरह की जो वैलीज़ हैं इनको वेस्ट में दून कहा जाता है। दून जिसका मतलब होता है द्वार, क्योंकि इन्हीं वैलीज से होकर बहुत सारे रास्ते हैं जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग आते जाते हैं, तो इनको दून कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आपने देहरादून है, जो कि उत्तराखंड की राजधानी भी है, कोटली दून है। तो आपने दून किसे कहते हैं आपने समझ लिया। दून क्या है? ये इन घाटियों को कहा जाता है जिनसे रास्तों का निर्माण किया जाता है। और जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय सबसे हिमालय का नवीनतम भाग है। ये न्यूएस्ट जो रेंज है हिमालय का, ये क्या है? शिवालिक हिमालय। जबकि जो दूसरे रेंज ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय है, इसके बहुत ज़्यादा शिवालिक हिमालय के से ओल्ड हैं, ये इससे पुराने हैं। तो इस प्रकार से हमने 3 लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन्स के बारे में पढ़ा, जिसमें ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय हैं। तो जो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियाँ किस में हैं? आपकी ग्रेट हिमालय में है, जिसमें आपके नंदा देवी, जिसमें आपके कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, नंगा पर्वत। इसके बाद आपका जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय जिसकी हाइट ग्रेट हिमालय से कम है, ये टूरिज़्म के लिए बहुत ही फेमस है, जिसमें बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जिसमें आपका शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, दार्जिलिंग, मसूरी, और जो सबसे साउथेस्ट जैसे आउटर मोस्ट रेंज जो है वो शिवालिक है, जो सबसे नया है। ठीक, और इसमें बहुत सारी वैलीज़ हैं जिसको दून के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपने हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हिमालय का लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न क्या है, इसके बारे में पढ़ा। होप दैट आपको ये समझ में आया होगा, और आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगा। तो यहाँ पे आप पहले देख लीजिए, यहाँ पे मैप के थ्रू ही यहाँ पे 3 पैरेलल रेंजेस है। यहाँ पे देखिए, ये आपका जो सबसे नॉर्थ में है, दिस वन, इधर ये आपका ग्रेट हिमालय, उसके बाद बीच में ये आपका लेसर हिमालय, और सबसे साउथ में यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है? ये शिवालिक हिमालय है। ठीक।